अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 न्यूट्रिशन डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसका सेकंड पार्ट अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में, विच इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ स्टमक एंड द डाइजेशन विच इज़ रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक की डाइजेशन, कर्निंग और मेल्टिंग ये क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। स्टमक एक जे शेप्ड इंटरनल ऑर्गन है जो कि एसोफेगस से कंबाइन है, जुड़ा हुआ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में। स्टमक के ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं फंडस। इंटरनल जो है वो कहते हैं रॉग ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा वो वॉल है जो इसे खुद खाने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एक्सेट्रा। लेकिन स्टमक की इंटरनल वॉल भी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से बनती है। लेकिन स्टमक खुद को क्यों डाइजेस्ट नहीं करता? क्योंकि उसके गिर्द एक वॉल होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकोसा, जो उसे खुद को खाने से, बाइट करने से रोकती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कार्डिया है, दिस इज सेरोसा, और इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं स्टमक बॉडी। ये जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं पाइलोरिक एंट्रम, दिस इज पाइलोरिक कैनाल एंड दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये है ड्यूडेनम जो कि नेक्स्ट इंटेस्टाइन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ होता है। स्टमक एक डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये जे शेप्ड है। ये हमारे पेट के लेफ्ट हिस्से पर, लेफ्ट साइड पर मौजूद होता है, डायाफ्राम के बीनीथ। स्टमक के दो पोर्शंस होते हैं, कार्डियक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। जो कार्डियक पोर्शन है स्टमक का, ये एसोफेकस के बाद मौजूद होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस वन, जहाँ पे कार्डिया लिखा हुआ है, ये कार्डियक पोर्शन है स्टमक का। उसके बाद पाइलोरिक पोर्शन है जो कि कार्डियक पोर्शन के बिल्कुल नीचे होता है। आप ये यहाँ देख सकते हो, दिस एरिया इज पाइलोरिक। ये एरिया है पाइलोरिक पोर्शन, जहाँ पे ओपनिंग होती है और यहाँ पे जो है वो गार्डेड होते हैं मसल्स को यहाँ पे महफूज किया जा सकता है ताकि किसी भी किस्म की रप्चर से हम बच सकें। उसके बाद है कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक स्फिंक्टर इज बिटवीन स्टमक एंड esophagus, while pyloric sphincter is between stomach and small intestine. आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर और यहाँ पे है कार्डिक स्फिंक्टर, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान, ये रहा यहाँ पे, ये स्टमक है एंड यहाँ से स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये इसके दरमियान मौजूद है। जो बॉलस हमारे माउथ से एसोफेगस के थ्रू एंटर हुआ है वो कार्डिक स्फिंक्टर के थ्रू जाता है हमारे स्टमक में। जब फूड एंटर होता है स्टमक में तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो हमारे स्टमक की वॉल में मौजूद होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, और जो गैस्ट्रिक जूस है वो बना होता है म्यूकस और HCl, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन। गैस्ट्रिक जूस की जो कंपोजिशन है वो है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजेन, इनसे मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में। मतलब कि जो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है वो HCl की मदद से होता है, और HCl जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे फूड के अंदर मौजूद हैं उन्हें किल करता है, उन्हें ख़त्म करता है। पेप्सिन जो है वो पार्शली डाइजेस्ट करता है प्रोटीन पोर्शन को फूड के, मतलब जैसे कि हमने कोई फूड खाया है उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसे किल करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो प्रोटीन हमारे फूड में मौजूद है उसे डाइजेस्ट करेगा पेप्सिन, और वो चेंज होके बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड्स या शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से फूड जो है वो एंटर होगा। ये देखिए, ये फूड है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और यहाँ ड्यूडेनम से होते हुए ये जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। Let me share an interesting fact with you.
The interesting problem raised here is that the pepsin is a very powerful protein digesting enzyme. ये बहुत powerful protein digesting enzyme है, लेकिन ये स्टमक की वॉल को क्यों नहीं डाइजेस्ट करता, जो कि तकरीबन प्रोटीन से मिलके बनी हुई है. We saw that pepsin is not released in its active form. हम क्या देखते हैं कि जो पेप्सिन है वो अपने एक्टिव फॉर्म में रिलीज नहीं होता, बल्कि ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, जबकि जिसे HCl की ज़रूरत होती है खुद को एक्टिवेट करने के लिए. अब जो म्यूकस गैस्ट्रिक जूस में बनता है, a thick coating over the inner walls of stomach and neutralize the HCl there. अब ये जो म्यूकस है वो क्या करता है कि जो स्टमक की इनर वॉल है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब जो HCl वहाँ पे मौजूद होता है उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेप्सिनोजेन है उसे एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और वो बहुत मुश्किल ही अटैक करता है स्टमक की वॉल को. सो इस तरह से जो स्टमक की वॉल है वो प्रोटेक्ट होती है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इन स्टमक फूड इज फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग. तो जो वर्ड कर्निंग या चर्निंग है इसे हम कहते हैं कि जिसमें फूड जो है वो और ज़्यादा, मतलब जितना फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में ब्रेक डाउन हो चुका था उसके बाद वो स्टमक में ब्रेक डाउन होता है, और वो जो स्टमक में फूड की ब्रेक डाउन होती है वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, वो कर्निंग के प्रोसेस के थ्रू होती है. The walls of stomach contract and relax, and these movement help in through mixing of gastric juice and food. क्या होता है कि हमारी जो स्टमक की वॉल है वो कभी रिलैक्स होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब कभी सिकुड़ती है एंड देन वो रिलैक्स हो जाती है. अब ये जो मूवमेंट प्रोड्यूस होती है स्टमक में, ये हेल्प आउट करती है कि ये गैस्ट्रिक जूस जो है वो फूड के साथ मिक्स हो सके. ये वैसे ही प्रोसेस है जैसे आप एक मिल्क शेक बनाते हो, फ्रूट और मिल्क को आपस में ग्राइंड करते हो, मिक्स करते हो. अब ये जो कर्निंग एक्शन है ये प्रोड्यूस करता है हीट, जिसकी वजह से जो लिपिड कंटेंट है फूड का, जो लिपिड मतलब जैसे कि कोई फैट्स हैं उसमें, फैटी एसिड्स हैं या जैसे ऑयल वगैरह है, वो मेल्ट हो जाता है उस हीट की वजह से. Then the starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soup-like mixture called chyme या chyme. उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो खाना हमने खाया उसमें जो स्टार्च होता है और प्रोटीन होता है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो एक सूप लाइक मिक्सचर जिसे हम कहते हैं काइम या चाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो हमारे स्टमक के अंदर हाफ डाइजेशन के बाद जो एक लिक्विड या एक सूप लाइक मिक्सचर बनता है उसे हम कहते हैं काइम. इसके बाद जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो अलाउ करता है कि जो थोड़ा थोड़ा सा मैस है काइम का वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर होता रहे. उसके बाद बाइल ऑल्सो कंटेन्स पिगमेंट दैट आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स. बाइल के अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लिवर से बनते हैं. These bile pigments eliminated from body with feces. मतलब कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिवर को डिस्ट्रक्ट करते हैं, तबाह कर सकते हैं, ये उस हमारी बॉडी में जो है फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है. ड्यूडेनम जो है वो तकरीबन 10 इंचेस तक फैला हुआ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जहाँ पे ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है. फूड जो है वो फर्दर 3 डिफरेंट किस्म की सिक्रीशंस के साथ मिक्स होता है. सबसे पहले है बाइल. बाइल वो ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, जो कि लिपिड्स की डाइजेशन में हेल्प आउट करता है इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू. फॉर एग्जांपल जैसे कि बाय कीपिंग द लिपिड ड्रॉपलेट सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, ये लिपिड के ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने से रोकता है. उसके बाद है पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियास से बनता है जिसे हम कहते हैं लबलबा. इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ट्रेप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं और इसके साथ साथ लिपिड्स को भी डाइजेस्ट करते हैं. देन है इंटेस्टाइनल जूस.
इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इंटेस्टाइन वॉल्स जो है उसके साथ पाया जाता है, जिसमें बहुत से इंजाइम्स होते हैं जो हर किस्म के फूड की डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मूव कर रहा है हमारी इंटेस्टाइन में। ड्यूडेनम के बाद जो दूसरी कैनाल या ट्यूब है दैट इज ड्यूडेनम, जो कि 2.4 मीटर तक लंबी होती है। अब यहाँ पे जो बाकी डाइजेशन है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की, वो इस जगह पे ड्यूडेनम की जो ट्यूब है यहाँ पे होगी। लास्ट 3.5 मीटर्स लॉन्ग पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा है वो है इलियम, जो कि 3.5 मीटर तक लंबी होती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। यहाँ पे सर्कुलर, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सर्कुलर जो है वो फोल्ड्स हैं, मुड़ी हुई है। These folds have numerous fingers like projection card villi। अब यहाँ पे बाल नुमा या छोटे छोटे से एक प्रोजेक्शंस होती हैं फिंगर लाइक, जिसे हम कहते हैं विलाई, या सिंगुलर अगर हम इसे पढ़ें तो दैट इज विलस। विलाई जो है वो इंक्रीज करता है इनर वॉल का सरफेस एरिया और वहाँ पे हेल्प आउट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके। Each vellus is richly supplied with blood capillaries and vessels of lymphatic system called lactea। अब एक वेलस जो है वो सप्लाइड होता है ब्लड कैपिलरीज के साथ और एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, और उस लिम्फेटिक सिस्टम को हम कहते हैं लैक्टिया। इस तरह के होते हैं विलाई, बाल नुमा या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इलियम में। जो वॉल्स हैं वेलस के वो सिंगल सेल थिक होते हैं। डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स, सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड होती हैं इंटेस्टाइन से, और वो ब्लड कैपिलरीज की तरफ मूव कर जाते हैं। ब्लड जो है वो उन्हें कैरी करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से और वो चला जाता है हेपाटिक पोर्टल वेन में, और फिर वहाँ से वो जाता है लिवर में, और लिवर जो है वो उसे क्या करता है, फिल्टर करता है, साफ करता है। लिवर जो है वो वहाँ से टॉक्सिन्स जो है रिमूव करता है और एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टूवर्ड्स हार्ट। अब जो लिवर से जो रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल है वो चला जाता है हमारे हार्ट की तरफ हेपेटिक वेन के थ्रू। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल जो प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैक्टियाल में। अभी हमने पढ़ा लैक्टियाल क्या होता है। लैक्टियाल जो है वो उन्हें कैरी करता है मेन लिम्फेटिक डक्ट की तरफ, वहाँ से ये एंटर होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे ब्लड में वहाँ से ये एंटर हो जाते हैं। सो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है विलाई का। देन है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन वाटर की और फिर होगी डिफिसेशन, मतलब कि एक्सक्रिएशन। जब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हम बाइट करते हैं या जो हम खाते हैं, जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो जो रिमेनिंग मैस है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब यहाँ पे है ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक है सीसम, जिसे हम कहते हैं पाउच, ये एक थैलेनुमा होता है। उसके बाद जो टी जंक्शन बनाता है, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एक टी जंक्शन बन रहा है, टी बन रहा है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही जुड़ा होता है। और दूसरा है कोलॉन एंड रेक्टम। कोलॉन से क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, जितना हमें वाटर चाहिए होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो रिमेनिंग पार्ट, जो सॉलिड पार्ट रह जाता है, जिसे हम कहते हैं फीसिस। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे ये जो सॉलिड पार्ट है इसे हम कहते हैं फीसिस। फीसिस में तकरीबन जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, स्लफ्ड ऑफ सेल्स, जो डेड सेल्स हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं होते हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल से आते हैं। इसके अलावा उसमें बाइल पिगमेंट होता है और उसमें वाटर भी मौजूद होता है, जो कि फीसिस का ही पार्ट होता है। अब आप ये देखें, ये यहाँ पे एक एप्पल खाया गया है, यहाँ पे एक लेडी है विच इज़ ईटिंग एप्पल। एसोफेगस से वो फिर स्टमक में जा रहा है, स्टमक से वो गैस्ट्रिक जूस के थ्रू मिक्स होके डाइजेस्ट होके जाएगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम
सेव हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से जो एब्जॉर्प्शन जो इम्पोर्टेंट है वो ब्लड में चली जाएगी, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाएगा कोलॉन में, और कोलॉन में से वो जाएगा रेक्टम में, और यहाँ से रेक्टम में से वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रिएट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो दिस इज ऑल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. नाउ लुक एट हियर इन द पिक्चर. ये एक पूरी पिक्चर है. यहाँ पे ये मसल लेयर्स हैं, यहाँ फोर्स हैं, यहाँ वलाई मौजूद हैं, ये लैक्टियल है. अब जो फीसेस हैं वो टेम्परली रेक्टम में स्टोर्ड होती हैं, जिसकी ओपनिंग एनस की तरफ होती है. नॉर्मल कंडीशन में जब रेक्टम फिल्ड हो जाता है फीसिस से, तो हमें एक रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होती है और एनस की ओपनिंग होती है डिफिसेशन के लिए. The reflex is consciously inhibited in adults, but in infants it is controlled involuntary. जो adults हैं, जो बड़े हैं 18 से, मतलब जो 5 to 3 और 6, आप 10 की एज तक ले लें, वो इस प्रोसेस को वॉलंटरी रखते हैं, अपनी विल पर रखते हैं. लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए ये प्रोसेस इनवॉलंटरी होता है. ड्यूरिंग ग्रोथ, जब जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. तो जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, वो इस रिफ्लेक्स को अपने कंट्रोल में लाना स्टार्ट हो जाते हैं, वो इसको लर्न करते हैं. So this was all about the digestion. I hope you understand about the whole process of digestion. Thank you for watching the video.